नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आज आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस से आए और आज़ाद आए जो बागी थे, 9 बागी, उन्होंने एक नया क्लेश भाजपा के अंदर खड़ा कर दिया है और क्लेश ऐसा खड़ा किया है कि उसके ज़रिए कहीं न कहीं लगता है कि उसके पीछे कोई और भी ज़रूर है क्योंकि धूमल परिवार को, धूमल समर्थकों को, अनुराग ठाकुर समर्थकों को निपटाने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने माँग रखी थी कि हमारे साथ भितरघात हुआ है उपचुनावों में और सारे मंडल भंग कर दिए जाएँ, 9 के 9 मंडल। लेकिन काफ़ी वो लगे रहे, बयानबाजियाँ भी होती रही, लेकिन हाईकमान कहीं न कहीं इतनी बड़ी सज़ा अपने काडर को देने को तैयार नहीं था। दिल्ली तक बात पहुँची, दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा जी के पास परेड तक होगी प्रदेश के नेताओं की और उन्होंने कहा कि आप अपनी शिकायतें दे दीजिए, कौन-कौन लोगों ने काम किया है आपके विरोध में, आप हारे हैं। तो उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं, उनमें बड़े नाम भी हैं। होशियार सिंह बिल्कुल इस समय और राजेंद्र राणा वगैरह सारे कि रमेश धवाला और वहीं पे पूर्व मंत्री हैं कि उनको पार्टी से बाहर किया जाए क्योंकि इनकी बयानबाजियों के कारण, इनके भीतरघात के कारण देहरा में होशियार सिंह हारे हैं। वहीं पे बड़सर से बेशक इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने नजला गिरा गिरा के रखा है, धूमल समर्थक 3 बार के जीते हुए लगातार विधायक रहे बलदेव शर्मा पे। इसी तरह से और भी कई नाम हैं, आगे हम चर्चा में ज़िक्र करेंगे। लेकिन अ, कल जब शाम को इस चर्चा के लिए न्योता दिया गया भाजपा प्रवक्ता को, तो भाजपा प्रवक्ता तैयार थे उसके लिए। जब सुबह उन्हें इस विषय के टिकर भेजे गए, इसकी डिटेल भेजी गई, तो अचानक वो मुकर गए। उनका कहना है कि पार्टी का आदेश है कि हम इस चर्चा में हम भाग नहीं लेंगे। तो मैंने जब भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस चर्चा का में हम भाग नहीं ले पाएँगे। अन्य विषय पे कोई चर्चा तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये विषय बड़ा संजीदा विषय है। वो खुद इस विषय को संजीदा मान रहे हैं और सवालों से भाजपा क्यों बच रही है, कहीं न कहीं ये हमारा शक पुख्ता कर दिया गया कि आने वाले दिनों में धूमल के लोगों का सियासी कत्लेआम ज़रूर होगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चमरकेश आल्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी से और भाजपा क्योंकि खुद इस चर्चा से अपने पाँव पीछे खींच चुकी है, तो आज मेरा वक्ताओं से यही अनुरोध रहेगा कि जो सवाल हैं हम आपस में चर्चा करें कि क्या होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा की तरफ से सवाल देने के लिए आज जवाब देने के लिए कोई नहीं है। तो उदयवीर जी आपसे चर्चा शुरू करूँगा मैं जी। कि बड़ी ये कवायद कहीं न कहीं इसके पीछे कहा जा रहा है कि बागी तो एक मोहरा है, लेकिन जाते-जाते जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा अध्यक्ष धूमल परिवार को और उनके समर्थकों को पूरी तरह से निपटा के जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो नवंबर में शायद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है। उससे पहले-पहले कुछ ना कुछ वो इंतज़ाम इनका करके जान जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, उसमें बीजेपी के अंदर हालात सही नहीं है। और जिस तरह से आपने ज़िक्र किया डॉक्टर राजीव बिंदल की संजीदगी का कि ये बहुत संजीदा मसला है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो सवाल एक उल्टा तो उनके साथ भी बन जाता है कि डॉक्टर साहब, संजीदा मामला तो तब भी था जब आप लोगों ने कांग्रेस के लोगों को उठाया था वहां से, और बाद में संजीदगी उस वक्त और बढ़ गई जब आप लोगों ने वहां पर उनको टिकटें दे दी उपचुनावों में। 9 के 9 जो मंडल थे उन्हें डिस्टर्ब किया, 9 के 9 जो कंस्टिट्यूएंसीज थी उनको डिस्टर्ब किया। अब सवाल वही आ जाता है, आपने सही बात कही कि इसके पीछे है कौन? मोहरे तो सामने नज़र आ जी। रहे हैं, लेकिन उन 9 मोहरों को खड़ा किसने किया? और खड़ा करने के लिए उसके पीछे जो एक वाया मीडियम होता है, वो वाया मीडियम कौन था? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो भाजपा नहीं रही है डॉक्टर साहब जिसके लिए ये जाने जाते थे। और उसका ये छाती ठोक कर भी ज़िक्र किया करते थे कि हमारा संगठन, हमारा ये, हमारा वो। छाती ठोकने का दौर जो था वो खुद भाजपा के नेताओं ने छाती पीटने वाला बनाकर रख दिया कहीं न कहीं पे कि अपना कैडर आज की डेट में इनसे खफ़ा है। और सही मायनों में आपने सही कहा कि इसके पे और नड्डा साहब का जो अभी कार्यकाल है नवंबर-दिसंबर तक चलेगा।
लेकिन मान लीजिए ये थोड़ा-सा आगे भी चलता है तो ये तय समझिए डॉक्टर साहब की कोई ना कोई कार्यकारी अध्यक्ष फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर बीजेपी अपॉइंट भी करेगी उनके साथ। लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑरा जिसे एक सियासत का औरा कहते हैं। तो सियासत के औरे पर डॉक्टर साहब जो इनका नड्डा साहब का वक़्त है, वो अब एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो सबसे बड़ा खतरा है किससे थ्रेट है किससे यहाँ पर? थ्रेट है पहले प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल का हुआ करता था। फिर उसके बाद अनुराग ठाकुर का ऑरा बना, प प पॉलिटिकल जो भी था वो सारा ऑरा बना। तो अब खत्म करने की ज़रूरत तो उन्हें ही है क्योंकि मौजूदा भाजपा को भी देखा जाए तो ठाकुर जयराम जो अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनका ऑरा भी दबा कर रखा गया है। शायद वो या तो प्रभाव नहीं दिखा पा रहे या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उनके खिलाफ बन गई हैं कि वो भी निकल कर सामने नहीं आ रहे। ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये डॉक्टर बिंदल का जिस तरह से इशारा था या हाई कमांड का जिस तरह से इशारा आ रहा है, तो जयराम ठाकुर को भी खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी पॉलिटिकली क्योंकि यहाँ पर कब प्रेम कुमार धूमल खत्म किए गए किसी को पता नहीं चला, किस तरह से बकाया लीडरशिप खत्म की गई उसका पता नहीं चला। तो बीजेपी का जो हाई कमांड का अगर वही माने कि अगर मान लीजिए ये अपने हाई कमांड के आगे कसम नहीं खाते हैं, हाई कमांड के आगे नहीं चलते हैं, तो फिर ये तय मानिए कि ये जो भी डिसीजन थे, ये हिमाचल भाजपा के कम हाई कमांड में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हैं, अब तो इनमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गए जिनकी हाई कमांड तक घुसपैठ है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा आज की डेट में बन चुका है। डॉक्टर साहब। जी। अपने बिंदल जी का चलिए बिंदल जी इन विवादों में शायद क्योंकि बिंदल जी पे मुझे लग रहा है कहीं न कहीं प्रेशर ये भी है कि देहरा के बाद में जो प्रभारी लगाए गए थे, बिंदल जी को पूरी तरह से का दायित्व दिया गया था। और उनके सामने जो दवाला प्रकरण चल रहा था एक और बताया जा रहा है कि होशियार सिंह ठाकुर के 2 बड़े नेताओं पे निशाना है और मंडल के बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। इसी तरह से सुजानपुर से राजेंद्र राणा के निशाने पर बहुत बड़ी लिस्ट है, आशीष शर्मा के निशाने पे बहुत बड़ी लिस्ट है और कुटलैड़ से देवेंद्र भुट्टो, वीरेंद्र कंवर पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक अपील उन्होंने जारी की कि अनुराग ठाकुर को वोट दो, लेकिन मेरे लिए क्योंकि उपचुनाव साथ थे, मेरे लिए कोई अपील जारी नहीं की। उन्होंने उस मामले पे घेर दिया है। इसी तरह से गगरेट में चैतन्य ठाकुर के जो समर्थक हैं, जो भाजपा में आए हैं ताज़ा-ताज़ा और चैतन्य ठाकुर, राजेश ठाकुर जो जय पूर्व वहाँ के प्रत्याशी थे, उनके ऊपर कह रहे हैं कि हमारे साथ भितरघात हुआ है। धर्मशाला में सुधीर शर्मा चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी के बावजूद भी एक सूची चली गई है, कुछ लोगों को निपटाने की। तो आपको लगता है कि कुछ हाईकमान ने शायद क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली दौरे रहे लगातार, उसमें बुलाया गया, कई तरह की चर्चाएँ यहाँ पे बदलाव का भी बड़ा सुनने में आ रहा है कि कई चेहरे बदल सकते हैं, कई कुछ बदल सकता है। लेकिन शायद एक चर्चा है कि एक कमेटी बनाई गई है इन मसलों को देखने के लिए क्योंकि मंडलों को भंग करने से संगठन इनकार कर चुका है कि इससे मैसेज गलत जाएगा। जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ वर्कर है, वो कहेगा कि कल के आए लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को बाहर निकलवा दिया। ये मैसेज ना जाए, एक कमेटी बनाई जाए, उसमें जो चुनिंदा नाम आए हैं, नाम भी बहुत ज़्यादा आए हैं, उन पे पहले कार्रवाई की जाए। लेकिन धवाला और बलदेव की बलि पहले ले ली जाए, एक मैसेज दे दिया जाए, सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है उनको। जी, पठानिया जी। मैं आपके सवाल के लास्ट वाले पहलू से रिवर्स में चलूँगा थोड़ा-सा। अब देखिए भाजपा में किस तरह से ये सारा बवाल उठा है। देहरा में अगर डॉक्टर बिंदल की जो सियासत में एक काबिलियत मानी जाती है संगठन की, वो भी निशाने पे आई। और यहाँ पर डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अगर जिस तरह से आपने रमेश चंद धवाला जी का ज़िक्र किया, बलदेव शर्मा का ज़िक्र किया, तो भाजपा में कुछ एक नए समीकरण जो है उभरने शुरू हो गए हैं ताकि उसके तहत नई रणनीति जो है उसका खाका तैयार किया जाए, नए सेनापति तैयार किए जाए। ओबीसी खाते से धौला साहब को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण खाते से बात की जाए, तो ब्राह्मण लीडरशिप का घाटा जो है वो एटलीस्ट अगर लोअर हिमाचल की बात करूँ तो शांता कुमार के अगेंस्ट सुधीर शर्मा को एक तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं अगर जी, ओबीसी की बात करूँ तो कांगड़ा से जो पवन काजल हैं, वो भी हैं। लेकिन ब्राह्मण खाते से अगर वहाँ पर देखा जाए तो हमीरपुर में बलदेव शर्मा की जो एक तरह से टारगेट किया गया है, तो वो भी एक तय रणनीति का हिस्सा है। यानी हाँ, आशीष पूरे शर्मा के उनकी जगह।
जी, तो कहीं न कहीं पे बीजेपी वो एक पुरानी एडवर्टाइज़मेंट आती है जिसमें असरानी साहब कहा करते थे कि सारे घर के बल्ब बदल दूँगा। तो यहाँ पर तो बल्ब तो छोड़िए, जो इनकी एक बड़े प्रकाशपुंज हुआ करते थे, अगर धौला साहब की बात करूँ, ओबीसी के नाम पर धौला साहब का जितना इस्तेमाल हुआ हो सकता था या किया गया, वो बीजेपी ने डट कर किया था। लेकिन जब नई टीम की बारी आई, जब सारी चीज़ें नई आईं, तो ये तय हो गया कि धौला साहब को एक तरह से निकाल देना, अब की 6 साल के लिए तो आप बाहर चले जाओ। इसी तरह से हमीरपुर में ये नेता लोगों के ही शब्द होते हैं कि राजपूत बहुल इलाका है। फिर वीरेंद्र कंवर निशाने पे क्यों? वीरेंद्र कंवर का शायद ये रहा होगा कि उन्होंने जब वो धूमल साहब चुनाव हारे थे, तो उन्होंने अपनी सीट भी खाली करने के लिए कहा था कि धूमल साहब आप यहाँ से चुनाव लड़िए, मैं पीछे हट जाता हूँ। उसके बाद क्रिस्टन हॉल जो उन्हें कोठी अलॉट हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें चली थी। तो एक तरह से बीजेपी ने अपनी जो सियासत की जन्मपत्री है, उसको खोलकर पिछला जो कुछ हुआ है, जो ये ग्रह लगते थे इन लोगों को कि ये धूमल फैमिली सबसे बड़ा ग्रह है बाकी नेताओं की उसके जो प्रतिभा में या सियासत वाली चीज़ों में उभरने में, तो वो जो एक तरह से सियासत का कटान है, वो लोअर हिमाचल में बीजेपी ने बड़े एक सॉलिड तरीके के साथ अगर कहा जाए, तो वो कटान शुरू कर दिया है। पूरा जिस तरह से देखा जाए लोअर हिमाचल अगर कांगड़ा की बात करें, तो हर लीडर को डिस्टर्ब करने की जो कोशिशें थी, वो बीते जो विधानसभा के चुनाव थे, आम विधानसभा के चुनाव, उसमें भी कर दी थी। नूरपुर से जिस आदमी ने बहुत ज़्यादा काम किया, राकेश पठानिया को उठाकर रख दिया फ़तेहपुर में। अब फ़तेहपुर जी, में जो हालात थे, वो सारी चीज़ें थी, तो बीजेपी ने खुद अपना एक ये कहें कि एक अच्छा खासा कैडर होने के बावजूद अपनी गले पर छुरी खुद रखवाई, खुद अपना गला कटवाया, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब वैसी ही चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरह से आपने एक ज़िक्र किया कि 4 लोगों की कमेटी बना दी है। अब वो चीज़ें क्यों नहीं सामने आ रही? अब बीजेपी ये सर्वे करवा ले कि आपने जिस तरह से आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा-सा सर्वे करवा ले कि अब आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल की स्थिति क्या है? क्योंकि थोपने की का कवायद इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है और जो थोपे गए नेता थे, वो असफल भी साबित हुए हैं। बीजेपी के, कांग्रेस के तो छोड़िए, बीजेपी के अपने नेता असफल साबित हुए हैं और उनकी तमाम नेताओं की लड़ाई सिर्फ़ टिकट की थी। जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो अब हाशिया तो छोड़िए, खुद ही उस हाशिए से बाहर चले गए हैं कि हम इस संगठन के लायक नहीं हैं। तो जब दूसरों पे भरोसे की एक जो कवायद है, वो जब पूरी लहर जो है वो पूरे प्रचंड दौड़ रही है, तो भाजपा का आम कार्यकर्ता समझ रहा है कि हम दंडित हो रहे हैं और हमारे नेताओं को भी दंडित किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जिस जातिगत फैक्टर्स की ये बात करते हैं, उन्हीं फैक्टर्स में एक तरह का जो पॉलिटिकल हड्डी है उसमें फ्रैक्चर करने का काम भाजपा की आला लीडरशिप कर रही है। डॉक्टर साहब। जी। प्रेम कौशल जी, भाजपा में नित्य नया कुछ ना कुछ होता रहता है और कहीं न कहीं कांग्रेस को उसका ये लाभ मिल जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, उसकी नब्ज टटोलने में लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि भाजपा का मुद्दा बड़ा हो जाता है, कांग्रेस का मुद्दा छोटा हो जाता है। एक एडवांटेज कांग्रेस को मिल रहा है ये। लेकिन ये जो लड़ाई है, देखिए सुजानपुर की जो हार थी, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, खासकर हमीरपुर पार्लियामेंट पे पड़ा कि अनुराग ठाकुर जो मोदी जी के 10 शीर्ष मंत्रियों में माने जाते थे, उनके को ओथ लेते-लेते रोक दिया गया, मतलब कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होते-होते रोक दिया गया। अब ये मोदी जी ने एक तारीफ की, ट्वीट किया, जिस दिन उन्होंने राहुल गांधी को घेरा अनुराग ठाकुर जी ने लोकसभा में, चाहे विषय कुछ भी हो, घेरा, मोदी जी बड़े खुश हुए, ट्वीट भी किया। लेकिन उनकी राह जो रोकी जा रही है, अब राह इस तरीके से रोकी जा रही है कि बागियों के कंधे पे बंदूक रख दी गई है। बागी भी चाहते हैं कि उनके लिए रास्ते साफ हों, लेकिन उसके पीछे और लोग चाहते हैं कि धूमल परिवार, अनुराग ठाकुर के समर्थकों का सफाया हो जाए। और ये देखिए 6 जो हलके हैं, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर, कुटलैहड़, गगरेट, देहरा, ये सारे हमीरपुर पार्लियामेंट के हैं और इन पे ये इतनी बड़ी जब गाज गिरेगी तो अनुराग ठाकुर का भी डगमगा जाएगा सियासी सफर। ये आप मानते हैं? जी, डॉक्टर साहब ऐसा है, ये जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में घटित हो रहा है, मैं समझता हूँ इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर हैं, अपने राजनीतिक कैरियर के भी मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम वो हासिल कर सकते थे, उस मुकाम पे वो पहुँचे हैं। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जेपी नड्डा को किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बेदखल किया गया था।
और जैसे महाभारत है, उसकी कहानी, उसकी पृष्ठभूमि कहीं और थी। महाभारत किन कारणों से हुआ, तो हमें उन कारणों के ऊपर भी मुझे लगता है उनको जाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ आज घटित हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले लिख दी गई थी, जब जेपी नड्डा को हिमाचल की राजनीति से बेदखल किया गया था और उनको एक तरह से मैं समझता हूँ कि जलील होकर हिमाचल की राजनीति को अलविदा कहकर जो है वो केंद्रीय राजनीति में जाना पड़ा था। परिस्थितियाँ बदली, आज जेपी नड्डा जो है वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है और निश्चित तौर पर जेपी नड्डा ने अपना पूरा पुराना जो हिसाब-किताब है, उसको बराबर करने में कोई और कसर जो है वो नहीं छोड़ी और उस पूरे ये जो जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसमें जेपी नड्डा ने चाहे बिंदुल हों, चाहे जयराम ठाकुर हों, इनका भरपूर इस्तेमाल किया है। आपने 6 विधानसभा क्षेत्रों का ज़िक्र किया। ये जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, निश्चित तौर पर अगर इसको आप ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करेंगे, तो इसमें स्पष्ट होता है कि एक तरह से जो ये 6 विधानसभा क्षेत्र थे, 6 के 6 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में थे और इस घटनाक्रम से कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर को कमज़ोर करने का प्रयास हुआ। ये इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है और धूमल साहब को तो पहले ही ये ठिकाने लगा चुके हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर को एक तरह से कमज़ोर करने का प्रयास हुआ। वो किसी तरीके से अपना चुनाव जीत गए और संसद में तो पहुँच गए, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मंत्री पद से वो दूर रह गए, मंत्री दोबारा वो बन नहीं पाए 5वीं बार संसद बनने के बावजूद। तो निश्चित तौर पर ये जो स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक़्त चल रही हैं, जब ये घटनाक्रम हिमाचल में हुआ था, जब हमारे 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे और 3 निर्दलीयों ने भाजपा जॉइन की थी, तो आप ही के इसी चैनल के ऊपर डिबेट में मैंने कहा था कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में अब राहु बन के बैठे हैं। ये जो यहाँ से उधर गए हैं, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के अपने-अपने जो इनके चुनाव क्षेत्र हैं, उनमें अपना वर्चस्व चाहे वो हारे हैं, चाहे वो जीते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उसी कोशिश में हैं और उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के लोग हैं, वो जब इनको टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल किया गया, उसके बाद प्रत्याशी बनाया गया, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने इन्हीं के खिलाफ पिछले चुनावों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, झंडा बुलंद किया था, जब उन्हीं के सिर के ऊपर इनको बिठा दिया गया, तो निश्चित तौर पर जो है वो पार्टी, हमारी पार्टी में ऐसा होता तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी निराशा पनपनी थी, भाजपा के लोगों में भी निराशा निश्चित तौर पर उत्पन्न हुई और मायूसी भी हुई, जिसकी वजह से ये सारा और ये जो मैं कहूँ कि जितने लोग ये गए हैं, ये पैसे की राजनीति करने वाले लोग हैं, धन बल की राजनीति करने वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं। तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर अपनी जो उनकी ये पैसे की ताकत है, उस ताकत से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे और वर्तमान हालात में जेपी नड्डा का और बिंदल जी का भी समर्थन इनको प्राप्त है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज के इस आपकी जो परिचर्चा है, इसमें बिंदल जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टिसिपेशन है, उसको मना कर दिया। मैं भाजपा पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि भाजपा का कोई प्रवक्ता आज मौजूद है नहीं। मैं हालात के ऊपर चर्चा करूँगा। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब कोई इस तरह की परिचर्चा हो, किसी भी मंच के ऊपर हो, मैं समझता हूँ कि सामने आकर जो है स्थिति का सामना करना चाहिए और जो चर्चा है उसमें हिस्सा लेकर जो है वो जो असलियत है उसको उजागर करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसे मुद्दों के ऊपर इस वक़्त बैकफुट पर है, कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए भाजपा इस तरह की परिचर्चाओं से भी बचने का प्रयास कर रही है और बिंदल जी तो एक ऐसी शख्सियत हिमाचल की राजनीति में रहे हैं, अगर इनके भी इतिहास को देखें, तो आप इनके जैसे मैंने नड्डा जी का ज़िक्र किया, उसी तरीके से बिंदल जी को भी धूमल साहब की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाया गया था। इनके ऊपर अनेक बार जब भी बिंदल सत्ता में आते हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उन आरोपों के चलते इनको विभिन्न पदों से हटाया गया है, चाहे वो भाजपा अध्यक्ष का पद हो, कई बार मंत्री पद से भी इनको हटाया गया है। तो एक बहुत विवादास्पद ये नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके ऊपर कई बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो हैं, वो लग चुके हैं और उन्हीं आरोपों के चलते इनको अपने पदों से भी इन्हीं की सरकारों ने, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने कई बार हटाया है। तो राजीव बिंदल भी निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इनका भी एक स्कोर है, जिसको ये सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम जी के साथ भी है, धूमल जी के साथ भी है, अनुराग के साथ भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये खिचड़ी इस समय पक रही है, वो बहुत उसको इस पिक्चर को देख के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और इसके लगातार जो
घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे हैं, बहुत रोचक हैं। अनुराग ठाकुर जी की मैं चर्चा करूं, आपने मोदी जी के ट्वीट का जिक्र किया। अब देखिए, अनुराग ठाकुर की स्थिति ये है कि इनकी इतनी जबरदस्त घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है कि अपना सर्वाइवल जो है उसके लिए अनुराग ठाकुर विवाद पैदा करके जो है अपनी लीडरशिप जो है उसकी नजरों में आना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने संसद के अंदर राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की, निश्चित तौर पर ये जो घेराबंदी इनकी राजनीति में हिमाचल प्रदेश में की गई है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल से इनको पद से वंचित होना पड़ा, एक नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं कि विरोधियों के खिलाफ जितनी अभद्र भाषा बोली जा सके, जितनी ठीक है नफरती भाषा कौशल जी, बोली जा सके, उसको वो पसंद करते हैं। तभी उन्होंने ट्वीट भी किया, तभी उन्होंने अपने पेज के ऊपर प्रशंसा भी अनुराग जी की कौशल जी, अनुराग जी की स्थिति है कि उनको फेंक दिए गया दरिया में, डूबता हुआ सहारा ढूंढ रहा है। अगर उनको सहारे के रूप में मोदी जी दिख रहे हैं, उसमें बुराई भी कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैंने पीछे एक पत्रकार वार्ता की थी, उसमें भी मैंने कहा कि अनुराग ठाकुर जो है स्मृति ईरानी की राह के ऊपर चल रहे हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी भी इसी के लिए जानी जाती थी, बदसलूकी के लिए जानी जाती थी, अभद्र भाषा के लिए जानी जाती थी। जो नेता, विपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां करनी, उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उसी के लिए जानी जाती थी। और आज उनको घर बैठाया लोगों ने। तो अनुराग ठाकुर भी मैं समझता हूँ तो उसी राह के ऊपर जो है, उसी राह के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। संकट तो इन्हीं के ऊपर है। चलिए, चमन जी जुड़े हैं। चमन जी, इन्होंने कहा कि कमजोर है भाजपा या जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बेबस है भाजपा, क्योंकि बुरी तरह बेबस है, क्योंकि ये बागियों से इनके ना जाने क्या समझौते हुए थे उस समय। ना ये उनकी बात को पूरी तरह मान पा रहे हैं, ना ही उनको इग्नोर कर पा रहे हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, संगठन के कुछ लोग स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान का जो इशारा है कि नहीं, इस बहाने कुछ को निपटा दिया जाए, कुछ सफाई कर दी जाए और कुछ को घर का रास्ता दिखा दिया जाए, ये भाजपा में एक चलन चल रहा है। मुझे लगता है बेबस है इस समय, चाहे बिंदल जी की बात करें, चाहे जयराम जी की बात करें, दोनों प्रदेश के नेता बेबस दिख रहे हैं। जी चमन जी। राजीव जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये तो नहीं मानूंगा कि भाजपा कमजोर है, बट एक मैनेजमेंट में हमारे को सिखाया जाता है किसी भी उसमें अगर दो पक्ष हों तो वो कंपटीशन पैदा करता है और उसमें से बहुत सारे हुनर भी आगे आते हैं, सामने आते हैं, टैलेंट सामने उभर कर निखर कर आता है। प्रतिस्पर्धा भी थोड़ी सी हमेशा ही रहनी चाहिए। लेकिन अभी भाजपा के साथ प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है कि पहली तो इन्होंने जो जबरदस्ती उड़ता तीर ले लिया, और हमारे पहाड़ी में कहावत होती है कि मीठा खाने के चक्कर में जल्दी से वो मुंह जला लिया। तो इनको इतनी जल्दी थी सत्ता में आने की, और ये ऑपरेशन लोटस लाने के चक्कर में इन्होंने अपने जो संगठन है, खास करके ये 9 क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का, वहां पे एक तरह से जब बड़ी मछली किसी तालाब में आती है तो पूरे का पूरे तालाब में डिस्टरबेंस पैदा करती है। तो यही हुआ है, जो लोग वहां पे बैठे होंगे, ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई भी जो आप देखेंगे संगठन, उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के पदाधिकारी से लेकर के नेतागण भी होते हैं। तो उसमें जो डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा होती है वो लाइन 1 वाले नेताओं को होती है, क्योंकि मान लीजिए आप उनको लाया, अब खास करके जहां से लोग जीत के आ गए हैं, तो उनमें तो स्वाभाविक है कि जो नंबर 2 या नंबर 3 वाला आदमी है, उसके लिए तो अगला चुनाव भी एक तरह से सील हो गया है, वो तो खत्म हो गया है। तो ये लोग अब ध्रुवीकरण बहुत सारी राजनीति के अलग अलग है। सुधीर शर्मा को लगता है कि कांगड़ा की जो राजनीति है उसको केवल और केवल भाजपा के अंदर में शांता कुमार के बाद अगर मैं रहूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे कोई दूसरा बहुत बड़ा नेता नहीं दिख रहा है, ना तो ओबीसी में से, कांगड़ा में से कोई ऐसा बहुत बड़ा नेता अब शायद ही अगले 3-4 साल में मुझे नहीं दिख रहा है। तो वहां पे जैसा कि ठीक उन्होंने भी अपने उदयवीर जी ने भी बोला था कि ब्राह्मण राजनीति भी वहां पे बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके लिए तो अब फिलहाल के लिए भाजपा के पास एक नेता मिल गया है। अब लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, मंडी थोड़ा अछूता है इस राजनीति से, शिमला अछूता है, क्योंकि भाजपा का काफी यहाँ पे कमजोर एक तरह से। तो सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हो रही है वो हमीरपुर है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाई इलेक्शंस वहां हुए, और थोड़ा सा इसलिए भी मुझे लगता है कि क्योंकि वहां से
जो जीत कर भी आए हैं 2 लोग, चाहे वो बड़सर वाली से था, चाहे हमीरपुर वाली से। तो वहां पे जो सेकंड लाइन की भाजपा है और जो सेकंड लाइन के जो भाजपा के नेता थे, वो हमेशा चाहेंगे कि ये लोग सेटल ना हो पाए, जो आए हैं इनको किसी तरह से इनको अनसेटल किया जाए, लेकिन ये चाहेंगे कि जो बाकी के रास्ते हैं वो हमारे लिए आगे के लिए बिल्कुल साफ हो जाए। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी राजनीति में अलाइनमेंट्स खास करके कैडर करता है, ये बहुत बड़ी गलती है। जहां तक आप देख रहे हैं, ये जो पुराना, जैसा बिल्कुल प्रेम कौशल जी ने बिल्कुल सही कहा कि लगभग एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि उस राजनीति में जब ये उठक पटक चल रही थी, तो धूमल जी ने एकदम से हाशिया पे और बड़े, जिसको बोलते हैं कि निकले थे तेरे वो दर से वो एक जो हाव है, तो बड़ा आबरू होकर के जो निकले थे, तो वो टीस तो हमेशा रहती है। राजनीतिक लोग, आप मानिए ना मानिए, सबसे ज्यादा अगर आपने राजनीति में बदला और बदली वाला वो देखा, तो वो राजनीतिक लोग होते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा जिगरा नहीं रखते कि कभी भी विरोधियों को राजनीति में, चाणक्य नीति में सब ये कहते हैं कि माफ मत करो, तो ये करेगा भी कोई नहीं। और अब नड्डा जी के तो हाथों में सब कुछ है। अभी तो फिलहाल उनका राष्ट्रीय स्तर पे भी वो 2 नंबर 3 नंबर पे हमेशा पिछले 10 सालों से रहे हैं। अब वो चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर को कम से कम इस टेन्योर में, खास करके ये वाला जो टेन्योर है उसमें बिल्कुल भी उभरने ना दिया जाए। जयराम जी पहले काफी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने लगभग हथियार जो है छोड़ दिए हैं। बिंदल जी की छटपटाहट अभी भी ये है, मंशा ये है कि किसी तरह से इन दोनों को निपटा करके अगर कोई स्पेस मिलता है राजनीति में यहाँ पर फिर से ऊपर आने का। और इनकी तो आपको पता ही है कि सोलन वहां से परिषद से लेकर जो नगर निगम नगर परिषद का जो एक हुआ था स्कैम, वहां से लेकर के चलिए वो तो बहुत लंबी चर्चा होगी। स्वास्थ्य के घोटालों ने पीछा नहीं छोड़ा, तो वो जो छवि है उसको तो ये धो नहीं सक पाएंगे। लेकिन भाजपा के अंदर अगर सहारा, जो जिसको बोल रहे हैं कि सहारा तो हर कोई ढूंढ रहा है, और इस समय सबसे बड़ी जो नाव है वो उनके पास जेपी नड्डा जी के साथ है। अब वो किसको दूसरी तरफ पे ले जाते हैं अपने साथ, सीट एक ही जी 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 जी। हाँ डॉक्टर साहब, अभी भाई आस्था जी कह रहे थे, प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे थे। आस्था जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर सही मायने में प्रतिस्पर्धा को अगर उसका डिफाइन किया जाए तो आपका पहलू बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा में प्रतिस्पर्धा नहीं है, भाजपा में तो एक दूसरे का कत्ल करने का, राजनीतिक कत्ल करने का जो काम है वो चला हुआ है। और डॉक्टर साहब मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी की ऊना में अभी पीछे 2 दिवसीय इनका कार्य समिति की बैठक हुई, मेरे पास ऐसी जानकारी है कि उस बैठक में जो चर्चाएं हुई उसमें ये चर्चा भी निकल के आई कि भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने बनाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बना दिया है। इस पे हमने चर्चा जी, बिल्कुल सही बात है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। चलिए, मैं उदयवीर जी, प्रेम जी ने कहा कि नड्डा जी सियासी बदले ले रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा तंग किया गया। जब नड्डा जी को तंग किया गया, मैं भी उनके साथ लगभग बतौर पत्रकार काफी मिलता जुलता था, दिन का समय भी गुजरता था, और रात को खाना खाने के बाद रिज पे एक सैर होती थी, इकलौता पत्रकार मैं घूमता था उनके साथ। और दिन भर में क्या हुआ जिक्र भी होता था कि क्या ज्यादती होगी, आज क्या नहीं हो गया। वहीं पे 1-2 अधिकारियों की बदौलत उनसे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तक छीन लिया गया। ठीक है, नड्डा जी बड़े बेबस होकर उस समय जो भी उन्होंने वक्त गुजारा धूमल साहब की कैबिनेट में, उनको बेजार कर दिया गया था पूरी तरह से। और नड्डा जी का कहीं ना कहीं उनका कहना था कि पिछली बार मैं हार नहीं सकता था, लेकिन मुझे हराने में धूमल और धूमल के समर्थकों का हाथ रहा है। जब वो चुनाव हारे थे 2002 में 3 में, ठीक है, तिलक राज एक बड़ा सामान्य सा कैंडिडेट दिया, जो एक क्लर्क थे डीएवी स्कूल में शायद वहां पे। तो ये एक टीज तो है जिसको वो निकालेंगे, और निकालनी भी चाहिए, सियासी स्कोर भी सेटल होने चाहिए। लेकिन बताओ वो, क्योंकि इस समय पार्टी के जो पिता की भूमिका है, अभिभावक की भूमिका है, उसमें बैठे हैं, पूरी पार्टी को कष्ट में डालना कहाँ तक जायज है इस सियासी बदले के पीछे।
वो सियासत ही क्या सर जिसमें जायज देखा जाए। यहाँ पर ये हो सकता है कि नाजायज कितना सा किया जा सकता है, तो उतना सा जो जायज नाजायज है उसको किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा, आपकी बात सही है, जब ये भाजपा में एक शब्द बहुत अहम है और चर्चा में रहता है, और वो शब्द है चिंतन। हाल ही में चिंतन बैठक हुई, ये हुआ वो हुआ। अब ये जो चिंतन है ये भी सहूलियत के लिहाज से होता है, और किसको सहूलियत इस चिंतन से पहुंचानी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, व्यक्ति विशेष को, नेता विशेष को। पार्टी के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये लोग चिंतन नहीं करते हैं। अब डॉक्टर साहब, आपने 30 वाली बात कही, अब ये कोई नया सिलसिला नहीं है। जब प्रोफेसर धूमल साहब की हार हुई थी, तो क्या इस भाजपा ने चिंतन किया था कि हमारा इतना बड़ा नेता हार गया, इसकी वजह क्या होगी? नहीं किया, क्योंकि उस वक्त धूमल वास्तव साहब में का तो जश्न का सफाया माहौल करना था। बहुत वास्तव जरूरी में था तो जश्न भाजपा मनाया को। गया। और जी, अब चिंतन, अब जो 6 लोग आ रहे हैं उसका, उनका चिंतन जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और उसमें भी चिंतन उनके लिहाज से किया जा रहा है कि अगर इनका किस तरीके से करना है, और उनके लिए सारी चीजें देखी जा रही हैं। भाजपा के कितने लीडर खत्म हो गए सर, इन्होंने कभी चिंतन किया? रविंद्र रवि को खत्म किया, चिंतन किया। रमेश धवाला को खत्म किया, तब इन्होंने कोई चिंतन किया? जो गुलाब इस्टेब्लिश सिंह ठाकुर, लीडरशिप थी वो, है जी, गुलाब सिंह ठाकुर जिनकी भी बदौलत हाँ, ज्वाला गुलाब की सिंह तरह ठाकुर, 98 में सरकार बनाने में जिनका बिल्कुल, योगदान रहा है, बिल्कुल। कांग्रेस से तो दगा करके वो आए। पर ऐसे बिल्कुल, लोगों जी का अंजाम तो नहीं होना चाहिए। मैं जी वही जी चीज जी बता रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, कि जब ये चिंतन की बात आती है, तो ये लोग अपने लिए चिंतन करते हैं, अपने बिग बॉस के लिए चिंतन करते हैं, जो कि मौजूदा दौर में वहां पर बैठा हुआ होता है। एक दौर वो भी था जब अनुराग ठाकुर के लिए चिंतन हो जाता था, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, ताकत थी। आज सत्ता भी छीन ली गई, ताकत भी छीन ली गई, एक मोहरा बनाकर सदन में बिठा दिए गए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है डॉक्टर साहब, कि इन लोगों का वही एक समस्या रही है। कभी सुना आपने सर कि इन लोगों ने जनता के लिए कोई चिंतन किया हो? नेवर। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, नहीं नहीं, इनका कांग्रेस को यही मत रहा है, दीजिए आप भाजपा के उसमें। अपना अपना जी अपना जी, स्कोर सेटल सुनिए करने की सुनिए बातें प्रेम जी रहती हैं। आप। जी देखिए जी, डॉक्टर साहब, ये जो नहीं नहीं भारतीय नहीं, जनता बस पार्टी सही की बात। कार्य समिति की बैठक हुई, इस बैठक जी में जी मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि किसी भी पार्टी की अगर कोई सम्मेलन होता है, कोई इस तरह की बैठक होती है, उसमें राज्य चलिए से और अपने राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ जनहित के मुद्दों पे भी चर्चा चलिए होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में चलिए, ऐसे मुद्दों पे भी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने बहुत बहुत लंबा राजनीतिक एक प्रस्ताव नड्डा जी की और स्तुति, बस प्रधानमंत्री एक जी ही की एजेंडा उसने था, पेश नड्डा कर जी को दिया था। बचाना और उनकी स्तुति करना, बस। बिल्कुल, चलिए आस्था जी। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा एक आप देखिए, जिसको आप दुर्घटना माने या जो माने, धूमल साहब जब चुनाव हारे थे, एक भी व्यक्ति ने इस चीज को नहीं बताया या ना बैकअप करा कि भाई चुनाव तो आपके कहने पे वहां पे लड़ा गया था, उनको भेजा गया जबरदस्ती। तो पूरे प्रदेश में भी तो उन्होंने कन्वेंसिंग की थी, और चुनाव तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी हार गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनको टिके रहने दिया गया। तो ये ज्यादती तो आप 100% मानिए, ये तो 10 साल पहले से ही जी शुरू हो चुका था जी खेल। जी, पुराना है सिलसिला। और छोटे मारने कहाँ पे। हाँ, ये है, कई बार वो वेपन सामने आ गए। अब जाकर के पहली बार वो तलवार दिख रही है कि कौन कौन सी किस किस के हाथ में, कौन कौन किस किस तरफ से पाले से लड़ेगा। जी जी, अदरवाइज चलिए वेपन्स तो पहले से सबके पास थे। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बागी जो भाजपा के अंदर आए हैं, अभी कौशल जी ने भी उनको नौग्रहों का नाम दिया। रमेश धवाला जी पहले दे चुके हैं और रमेश धवाला जी के पीछे पूरी तरह पड़े हुए हैं वो। हो सकता है जो आने वाले में जो निष्कासन की तलवारें हैं, वो रमेश धवाला का नाम प्रमुखता से हो, क्योंकि होशियार सिंह नहीं मान रहे। उनका कहना है कि रमेश धवाला ने उनका इलेक्शन डिस्टर्ब किया है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ मिले। इसी तरह बाकी लोगों ने भी, और सारे जो लोग पार्टी से जिनको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, और बागियों का लगातार दबाव है, हाईकमान भी दिल्ली से कहीं ना कहीं उस दबाव को कम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से हाईकमान उनकी मांगों को नहीं नकार पा रहा। सुनने में आया है कि कोई समिति बनी है, उसके उन्होंने नाम मांगे हैं, क्योंकि मंडल भंग करने से फिलहाल इनकार कर दिया गया है, क्योंकि कुछ समय बाद नए मंडल फिर से बनेंगे, क्योंकि चुनावों की प्रक्रिया संगठन की शुरू हो चुकी है, इसलिए रुका जाए। लेकिन बागियों का कहना है कि नहीं, जो लोग हैं उनको तो सबक सिखाना चाहिए, ताकि वो आगे से पार्टी के साथ भीतरघात ना करें। कल के आए मेहमान
पार्टी के बड़े नेताओं को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे ये भी चर्चा उठी कि सारे जो लोग जो निशाने पे हैं वो धूमल अनुराग ठाकुर जी के समर्थक हैं और उनको ही सियासी तौर पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे लगता है कि इस प्रदेश के दोनों नेता हमारे, चाहे जयराम ठाकुर जी हैं, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, इस पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं बेबस दिख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है दिल्ली से हो रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।